चलिए, तो आप हेडिंग दो लाइट light, reflection and refraction, reflection and refraction, refraction. देखो, इसमें से लाइट का जो है, मैं अभी आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है ना। वो डेफिनेशन बस आज आप सुन लो, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत 0.1% चांस है कि वो डेफिनेशन आपसे लाइट का पूछेगा, ठीक है ना। तो बस आप सुन लो, इसको लिखना भी नहीं। लाइट होता क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम ऐसे नहीं बोलते 10th में, हम इसे बोलते हैं इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है इससे कुछ पूछ ले, ठीक है ना। तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहली बात देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीनिंग क्या होता है, अभी हम लोग फिजिक्स में देखेंगे। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी हो, जहां पे मैग्नेटिज्म भी हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, it always travels in a straight line. It always travels in a straight line. हमेशा लाइट स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। थर्ड पॉइंट, लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। यदि मीडियम की जरूरत होती तो लाइट हमारे पास वैक्यूम के थ्रू ही तो आता है, तो नहीं आ पाता। तो हम लिखेंगे लाइट डजंट नीड मीडियम टू ट्रैवल। फोर्थ पॉइंट, लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है वो वैक्यूम में होती है, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन में हमें जरूरत होगी, ठीक है। लाइट, जहां भी लाइट का क्या होगा, लाइट कास्ट होगा, लाइट पड़ेगी जाके, वहां वो 3 चीजें करता है, ठीक है ना। लाइट कैन cause first reflection, second refraction and third dispersion, ठीक है। जिसमें से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें से देख लो, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगे वो नोट कर लो। यदि आ सकता है आपके उसमें ऑब्जेक्टिव में, तो एक ये आ सकता है, एक ये चीज आ सकता है, दूसरा कुछ नहीं। बाकी सब आपको वेल नोन है। चलो, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। अब जो मैं कराने जा रहा हूं, यहां से हमारा मेन चीज शुरू है। क्या क्वेश्चन आएगा? व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग यहां पे देखेंगे। देखो, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक सरफेस लेते हैं एंड वी कंसीडर दिस सरफेस इज शाइनिंग। मतलब ये बहुत शाइनिंग सरफेस है, जैसा मिरर होता है हमारे घर में वैसा। तो दिस इज अ शाइनिंग सरफेस, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल क्या होता है ये?
तो नॉर्मल कहने का मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर को हम लोग लाइट में कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल लाइन। जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग नॉर्मल लाइन कहते हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइन है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग अपने सुविधा के लिए बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, जब लाइट यहां से आएगी सरफेस के ऊपर, यहां पे इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब आता है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से लोगे, ये वाला लोगे या ये वाला लोगे। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब भी हम एंगल लेंगे तो वो नॉर्मल के साथ लेंगे, नॉर्मल के साथ, कभी भी साइनिंग सरफेस के साथ कोई एंगल नहीं लेंगे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे आई एंगल से आई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दोबारा सेम ही मीडियम में चली गई। मान लो ये एयर है इसके ऊपर, तो एयर से आई और एयर में ही रिफ्लेक्ट कर गई एंगल आर से, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ, जब लाइट सेम मीडियम से आए और उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाए तो वो होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, when light falls on a shining surface and bounces back in the same medium, it is called reflection। तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट एयर से आई, इंसिडेंट हुई और एयर से ही रिफ्लेक्ट हो गई, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, तो उसे हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। अब इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो इंपॉर्टेंट है। सर एक मिनट, लास्ट वाला पेज ओपन कर दीजिए। ओके, पहले आप डायग्राम बनाओ फिर डेफिनेशन लिखो। यहां इन द सेम मीडियम लिखो, इन द सेम मीडियम, यहां पे ना, यहां पे ऐड कर लो मीडियम। When light falls on a shining surface and bounces back in the same medium, comma, it is called reflection, ठीक है ना। यदि आपको ऐसा लग रहा है यहां देन लगाना है तो देन लगा दो, लेकिन लगाते नहीं है, कॉमा लगाते, मैंने कॉमा लगा दिया। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लिख लिया। अब आप हेडिंग दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, रटने की जरूरत नहीं है, समझो क्या, कि जो ये इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये सब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, देख रहे हो, एक ही पॉइंट पे है और ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऐसा नहीं है कि लाइट आएगी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और रिफ्लेक्ट होगी इस वर्टिकल प्लेन से, किसी दूसरे प्लेन से, ऐसा नहीं है। जिस प्लेन में आएगी उसी प्लेन से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। तो यही जो है फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना, ये इक्वल होता है। मतलब यदि ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, यदि ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसी को हमें लिखना है, तो लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट क्या, इंसिडेंट रे, सुनो ध्यान से पहले, इंसिडेंट रे कॉमा reflected ray and normal to the surface, all lies
ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे, लाइज ऑन द सेम प्लेन, on the same plane at the same point, at the same point. ठीक है, laws of reflection says incident ray, reflected ray and normal, incident ray, reflected ray and normal all lies on the same plane, same horizontal plane. horizontal नहीं लिखा है क्योंकि हो सकता है vertical हो, तो इसलिए लिखा है सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। अब आप इसको नोट कर लो। देखो, जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यदि अकेला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने के लिए आएगा ना, तो ये डायग्राम जरूर बनाओगे। यहां पे मैंने ये बना रखा था तो मैंने इसी को यूज कर लिया, लेकिन यदि आपके एग्जाम में आ जाएगा तो पहले आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना, और फिर ये लॉ लिखोगे। सेकेंड लॉ क्या कहता है? angle of incidence is equal to angle of reflection मतलब angle I must be equal to angle R. These are the two laws of reflection. लिख लो। आप चाहो तो इसको यहां दिखा भी सकते हो ऐसे करके, यदि ये 30 डिग्री से आया तो 30 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट बैक होगा। लिया, ठीक है। चलो, अब इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ब्रैकेट करके यहां पे लिख लो। क्या हमने क्या देखा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल नॉर्मल के साथ इक्वल होता है, लेकिन यदि कोई लाइट नॉर्मल लाइट से ही आए, नॉर्मल रे से ही मतलब परपेंडिकुलर पे ही आ जाए, तो यदि कोई लाइट नॉर्मल से ही आती है तो नॉर्मल से ही बैक चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। तो इस बात को लिख लो, इफ लाइट फॉल्स थ्रू नॉर्मल it goes back on the same path, उसी रास्ते से वो वापस चली जाएगी, ऑन द सेम पाथ। यदि नॉर्मल से आएगी तो नॉर्मल से ही वापस चली जाएगी, क्योंकि दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, दोनों 0 हो जाएंगे। तो यदि नॉर्मल से आएगी तो नॉर्मल से ही वापस चली जाएगी। लिख लीजिए इसको। अब हमारा आता है इमेज के बारे में कि व्हाट इज इमेज, इमेज क्या होता है। ठीक है, देखो, तो जब भी कोई लाइट आपस में, जब रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को रिफ्लेक्शन के बाद जहां भी सबसे पहले कट करेगी, उस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। उस पॉइंट पे जो इमेज बनता है, दैट एक जो क्रिएट होता है, दैट इज द इमेज। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इमेज में? हेडिंग डालो इमेज, तो हम लिखेंगे when light rays meet each other, when light rays meet each other first time after reflection और रिफ्रैक्शन, कुछ भी हो, रिफ्रैक्शन क्या कहा मैंने? when the light rays meet each other first time after reflection or refraction,
image is formed there, image is formed there, is formed there, तो वहां पे इमेज बनता है। जैसे हमने ये लिया एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, अभी कॉनकेव मिरर के बारे में बताऊंगा, फॉर द टाइम बिंग आप समझ लो ये कॉनकेव मिरर है। तो लाइट सपोज करो इस पॉइंट से ऐसे आई, ऐसे, और यहां पे से चली गई, और यहां से आके यहां से चली गई, ठीक है। तो यहां पे इसने इमेज बना दिया, ये ऑब्जेक्ट और ये यहां पे इमेज। तो देखो यहां पे भी कट किया इसने एक दूसरे को, लेकिन रिफ्लेक्शन से पहले नहीं, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे को कहां पे कट रही है, ये यहां से आया, ये भी यहां से आया रे, तो यहां पे इसने एक दूसरे को काटा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, तो यहां पे इमेज बनेगा, ठीक है। और यही यदि हम कॉन्वेक्स मिरर ले लें और ऑब्जेक्ट को यहां पे रखें, तो ये क्या होगा, लाइट ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लाइट को पीछे ट्रेस बैक करते हैं, ठीक है ना, ऐसे हमने इसको ट्रेस बैक किया, और एक लाइट को हम जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे ले जाते हैं और इमेज यहां बन जाता है। तो आइदर लाइट एक दूसरे को मीट करे या फिर appears to meet, when light ray meet each other, और यहां पे एक पॉइंट चाहो तो जोड़ लो, और appears to meet, ऐसा लगे कि यहां पे मिलेंगी फर्स्ट टाइम आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इमेज इज फॉर्म्ड देयर, तो वहां पे इमेज बनता है। तो ये दोनों डायग्राम भी आप बना के दिखा देना यदि आपसे इमेज का बारे में पूछता है। जनरली इमेज का डेफिनेशन मतलब बहुत कम चांस है कि एग्जाम में पूछ ले बोर्ड में, फिर भी आप अभी ड्रॉ कर लो। ये स्कूल्स में उसमें तो पूछ लेते हैं यूटीज वगैरह में, लेकिन बोर्ड नहीं पूछेगा, ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछेगा। बोर्ड पूछता क्या है, जो इमेज है ना वो दो तरह का होता है, रियल एंड वर्चुअल, उसका डिफरेंस पूछ लेता है बोर्ड, तो वो अभी डिफरेंस हम लोग करेंगे, आप इसको नोट करो। सर डायग्राम भी बनाना है? हाँ डायग्राम भी बनाना है, यदि एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन तो डायग्राम तो बनाना ही, ठीक है। अब आप यहां पे हेडिंग डिफरेंस लिखो रियल एंड वर्चुअल का। जो इमेज होता है, इमेज वो दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं रियल इमेज, और एक को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, देखो यहीं पे देख लो, जब लाइट एक दूसरे को एक्चुअली मीट कर रही हो तो ये रियल इमेज फॉर्म हुआ। रियल इमेज देखो कैसा फॉर्म हुआ, उल्टा, हमेशा उल्टा फॉर्म होता है रियल इमेज, ठीक है ना। और दूसरी बात, लाइट जिधर से आ रही हो ना उसी साइड यदि इमेज बने ना तो वो हमेशा रियल इमेज होता है। लाइट जिस साइड से आ रही हो यदि उसी साइड इमेज बने तो वो रियल इमेज होता है। क्या क्या कहा मैंने, कि जब एक्चुअली में लाइट रेज एक दूसरे को कट करे और उस टाइम जो इमेज बनता है उसे हम रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। और तीसरा क्या कहा मैंने, जिधर से लाइट आए यदि उसी साइड इमेज का फॉर्मेशन हो तो वो 100% रियल इमेज बनेगा। लेकिन यदि लाइट रेज अपीयर्स हो कि वो वहां पे मीट हो रही हो, जैसे देखो एक्चुअल में लाइट तो यहां से रिफ्लेक्ट बैक चली गई, लेकिन हमने क्या किया, पीछे इमेज फॉर्म हुआ तो हमने सोचा आखिर ये कैसे फॉर्म हुआ होगा, तो हमने ट्रेस किया इसके पाथ को। तो जब लाइट रे अपीयर होता है ऐसा कि मीट कर रही है तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तब जब इमेज बनता है उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज।
वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनेगा, ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधा, सीधा बनेगा। और हमेशा ये जो है दूसरे साइड में बनेगा, जिस साइड में आपका इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसके दूसरे साइड में इमेज बनेगा, कभी भी सेम साइड में नहीं बनेगा। लाइट के अपोजिट साइड में, लाइट इधर से आई तो इस साइड बन रहा है, ठीक है ना, हमेशा अपोजिट साइड में बनता है, या ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में हमेशा इमेज बनता है, कभी भी सेम साइड नहीं बनता, ठीक है। तो इसी का डिफरेंस जो है ना हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप हेडिंग डाल दो यहां पे, रियल इमेज, रियल इमेज, और यहां पे डाल दो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल। जब भी डिफरेंस लिखने के लिए आए तो उसको हमेशा टैबुलर फॉर्म में ही लिखना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो फर्स्ट क्या, रियल इमेज कब फॉर्म होता है, जब लाइट एक्चुअल में मीट करती है, तो हम लिखेंगे फॉर्म्ड, फॉर्म्स व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। और ये कब फॉर्म होता है, फॉर्म्स व्हेन लाइट रेज appears to meet, ठीक है, लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या, जो रियल इमेज होगा हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और ये कैसा फॉर्म होगा, ऑलवेज, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। थर्ड, दोनों लिखो ये, तो ये हमेशा लाइट रे एक्चुअल में मीट करने से बना, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट, रियल इमेज को तो हम स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज ना स्क्रीन पे कास्ट नहीं होता, ठीक है ना। इसका प्रैक्टिकल हम लोग करके दिखाते हैं। जैसे एक मिरर लेंगे ना, तो देखना उस मिरर पे जो इमेज बनेगा ना वो तो रियल इमेज है, लेकिन जब हम उसको दूसरे जगह पे, उसी इमेज को दूसरे किसी जगह पे कास्ट करते हैं ना, तो वहां पे वो कास्ट नहीं होगा, बनेगा ही नहीं मिरर इमेज। जैसे आप, मैं एग्जांपल बताता हूं, जब आप मिरर में अपने आप को देखते हो तो क्या वही इमेज आपके किसी दूसरे वॉल पे फॉर्म हो रहा होता है क्या, किसी शाइनिंग सरफेस पे? तो रियल इमेज जो है ना वो तो कास्ट हो जाता है, लेकिन वर्चुअल इमेज कभी कास्ट नहीं होता। अब को सर रियल इमेज क्या है, देखो जो भी आपको प्रिंटेड इमेज दिख रहा है ना वो रियल इमेज है। जो इमेज आपके रहने से और आपके ना रहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, वो हमेशा वहां पे रहेगा, तो वो रियल है। लेकिन जैसे आप लाइट के सामने अपना हैंड रखो तो शैडो बन जाएगा, अपना हैंड हटा लो शैडो खत्म। तो जो शैडो है कैसा है, वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना। खैर, तो हम लोग लिखेंगे इट कैन बी कास्ट ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं। और इसमें हम क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी कास्ट ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं इमेज फॉर्म्स ऑन सिनेमा स्क्रीन, वो रियल इमेज है। इमेज ऑन अ बुक, इन अ बुक, वो रियल इमेज है, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज क्या होगा, तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर,
कॉन्वेक्स मिरर, वो वर्चुअल इमेज है। या फिर इमेज ऑब्टेन्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में भी जो आप देखते हो वो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है ना। जो आप अपना आईने में देखते हो अपने आप को, वो वर्चुअल इमेज है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। आप कहोगे सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इस साइड, क्योंकि कॉनकेव मिरर एक ऐसा सिचुएशन है जब वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है, इसलिए हमने उसको वहां पे नहीं लिखा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। सर रियल इमेज के एग्जांपल क्या है? इमेज फॉर्म्स ऑन सिनेमा स्क्रीन, जो सिनेमा स्क्रीन पे बनता है। इमेज इन अ बुक, वो रियल इमेज है, ठीक है ना। जो आपके एल्बम में आपके फोटोज लगे हुए हैं वो रियल इमेज है, ठीक है ना। जैसे शैडो क्या है? वर्चुअल। शैडो इज ए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल। ठीक है, इतना नोट करो आप। चलो, तो अभी हम क्या करते हैं, आ जाते हैं मिरर पे। तो अब आप हेडिंग डालो मिरर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे मिरर में? फर्स्ट पॉइंट, मिरर होता क्या है? तो मिरर कुछ नहीं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो क्या लिखेंगे? इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और कुछ नहीं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल लाइट। ठीक है ना। अब मिरर का जो है टाइप पे आ जाओ। मिरर कितने टाइप का होता है? तो मिरर हम दो टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं प्लेन मिरर, जो हम अपना मुंह जो देखते हैं सुबह सुबह आईने में, दैट इज अ प्लेन मिरर। और एक होता है उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर हम लोग स्पेशल जगहों पे यूज करते हैं, जैसे कार में, स्ट्रीट्स में, शार्प टर्न पे, और भी बहुत जगह, टॉर्च में। तो ये दो तरह का होता है। इसमें एक को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्जिंग, वो आपको कॉनकेव ना देके एग्जाम में पूछ लेगा व्हाट इज कन्वर्जिंग मिरर, या कोई कन्वर्जिंग मिरर का क्वेश्चन कि कन्वर्जिंग मिरर लगा हुआ है एक जगह, यहां पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनेगा? तो कन्वर्जिंग मिरर का मीनिंग कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? जैसे देखो, कॉनकेव मिरर ना एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो ये क्या करता है, जब लाइट यहां से इंसिडेंट होगा इस पे, रिफ्लेक्शन पहले, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट को ना कन्वर्ज कर देगा, ऐसे फैलने नहीं देगा, कन्वर्ज कर देगा, दबा देगा। सो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, स्प्रेड कर देता है। ऐसे लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे लाइट, है ना। तो ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। आप, मुझे जगह तो है नहीं मेरे पास नीचे में, तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे इसके नीचे दिस वन क्या लिख रहा हूं? कॉनकेव मिरर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस लाइट rays, so it is called
कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स का मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रे को स्प्रेड कर देता है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस, spread light rays, so it is called diverging mirror, इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो। कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा भी तो मुझे पूछो। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि वाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग एंड वाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है ना, कभी कभी ऐसे भी आया एग्जाम में क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो तो वैसे करके आप फॉर्म कर सकते हो आंसर, लेकिन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं वो रीजन ये है। उसमें डायग्राम जरूर बनाना, ये जब पूछ ले कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग तो। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं प्लेन मिरर पे, पहले क्वेश्चन पे। व्हाट इज प्लेन मिरर? तो आप हेडिंग डाल दो पहले, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। देखो, तो प्लेन मिरर को जब हमें करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, पहले ध्यान से देखो। जैसे हमने ये बनाया एक प्लेन मिरर, ठीक है, इसमें इसका जो ये वाला फेस है, ये वाला फेस नॉन रिफ्लेक्टिंग है, नॉन रिफ्लेक्टिंग। ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड को आप जरूर ऐसे करके दिखाना, नहीं तो एग्जामिनर काट देगा आपका आंसर, या जो भी आप डायग्राम बनाओगे उसे पता ही नहीं चलेगा कि नॉन रिफ्लेक्शन साइड कौन सा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक ना प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं मिरर के बीचों बीच ऐसे। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। ये जो बीच में बना, दिस इज कॉल्ड पोल। ठीक है, और ये जो लाइन जो पोल से होता हुआ जाता है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना। अब सुनो, प्लेन मिरर में क्या होता है, जैसे आप जब अपना चेहरा देखते हो घर में मिरर में, लुकिंग ग्लासेस जो हमारे घरों में होता है, तो वो एक प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, यदि कोई यहां पे खड़ा है ऐसे इस पॉइंट पे, और ये उसका सर, ठीक है, और ये समझ कर मैं बस एक डायग्राम बताने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ये एक छोटा सा हाथ और ये बड़ा सा हाथ ऐसे। तो ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट, ठीक है ना, और ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। और ये मिरर से कितना दूर है, सपोज कर लो ये मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 40 सेंटीमीटर मिरर से ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज बनेगा वो भी 40 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। हमेशा प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, जब यहां पे इमेज बनेगा, तो वो इमेज एकदम सेम डिस्टेंस पे बनेगा। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि बताओ प्लेन मिरर में क्या होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम। वो क्या करता है, जब स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चन देता है ना, वहां पे इसमें प्लेन मिरर ना वो डाल देगा, और वहां पे फिर दिक्कत होती है पहचानने में। तो आप हमेशा याद रखो, कहीं भी प्लेन मिरर आए ना, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा क्या, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम। प्लेन मिरर जब भी देखने को आ जाएगा क्वेश्चन में, लिखा हुआ आ जाए प्लेन मिरर, तो इसका मतलब क्या, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज होगा उस मिरर से। इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज सेम। ठीक है, दूसरा देखो, जो इसका ये इमेज बना है यहां पे, वो कैसा बना, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों,
दूसरी तरफ बन रहा है ना, मैंने क्या कहा था, जब दूसरी तरफ बने तो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल। और ये इरेक्ट भी है, देखो आप इरेक्ट उससे भी पता कर लोगे कि ये वर्चुअल इमेज है। और यहां पे क्या हुआ, देखो लेफ्ट राइट, राइट में बड़ा वाला था ना, अब ये इधर आ गया, लेफ्ट में आ गया, तो ये राइट हो गया, अब ये लेफ्ट हो गया, है ना। तो क्या हुआ, देखो जैसे इसका जो, इसको हम कहते हैं, देखो दो चेंजेस होता है, एक को हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट, एक को कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल, ये लैटरल शिफ्ट है, यहां पे लेफ्ट राइट हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये सब कहेंगे लैटरल शिफ्ट, लैटरल या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट। वाटर इमेज, यदि आप कभी वाटर के पास खड़े हो तो क्या देखोगे, यदि पेड़ ऐसे दिखता है हमें, ऐसे रियल में वो ऐसे होता है, तो वाटर में उसका इमेज कैसे बनता है, वाटर में इसका इमेज बनेगा ऐसे, ठीक है ना। लेकिन जो इस साइड है वही इस साइड होगा, और जो इस साइड है वही इस साइड होगा, मतलब लैटरल शिफ्ट नहीं होता, यदि ये लेफ्ट है तो यही लेफ्ट रहेगा, ये राइट है तो यही राइट रहेगा। वर्टिकल शिफ्ट होता है, टॉप वाला बॉटम में आ जाता है, और ये जो बॉटम है वो टॉप में चला जाता है, इसे हम कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट, ठीक है ना। और यहां पे प्लेन मिरर भी जो बनता है वो लैटरल शिफ्ट, ये वाटर मिरर है, वाटर इमेज, वाटर इमेज, वाटर इमेज में हमेशा वर्टिकल शिफ्ट होता है, लेकिन प्लेन मिरर में लैटरल शिफ्ट होता है। अब इसके बारे में हमें लिखना है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यदि एग्जाम में आता है कि व्हाट इज प्लेन मिरर एंड राइट इट कैरेक्टरिस्टिक्स, चांसेस बहुत कम है इसके, लेकिन फिर भी आप लिख लो क्या प्लेन मिरर क्या है। तो हम लिखेंगे व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हेन रिफ्लेक्टिंग surface, when reflecting surface of a mirror is plane, then it is called, या कॉमा लगाओ, कॉमा, it is called plane mirror, तब उसे हम प्लेन मिरर कहेंगे। अब इसके नीचे हम लिखेंगे इसके क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, या आप हेडिंग डालना, मुझे रेड पेन से लिखना था, मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसके इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहले तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जो साइज है वो भी सेम रहेगा, साइज सेम रहेगा, मतलब यदि ये सपोज करो 6 फीट का आदमी यहां पे खड़ा है, तो जो इमेज बनेगा वो भी 6 फीट का ही बनेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ सेम साइज का बनेगा, एग्जैक्टली। थर्ड क्या है इसमें, पहले इतना नोट करो क्योंकि मैं नीचे करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, आप पहले इसको नोट कर लो इतना, और कोई डाउट है तो पूछो कि सर ये समझ में नहीं आया। डाउट पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी अंदर ना दबा के मत रखो कि बाद में समझ लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, अब भी पूछो। चलो तो आगे हम लिखते हैं इसका। तो पहला हमने लिखा कि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ऐसा। दूसरा लिखा सेम साइज का होगा, मतलब हाइट सेम होगा, साइज का मतलब हाइट, जब भी साइज लिखा है ना क्वेश्चन में तो समझना वो हाइट की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट की बात कर रहा है। नेक्स्ट हम आएंगे, शेप कैसा होगा, तो लैटरल शिफ्ट होगा उसमें, लैटरल शिफ्ट। तुम लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है ना, वो लैटरल शिफ्ट है, वो इसलिए लिखा होता है ताकि जब कोई रियर मिरर अपने कार में जब उसको देखेगा तो वो सीधा दिखेगा वहां पे, वो इसीलिए इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ जाओ, इमेज डिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर
इज इक्वल टू, सॉरी यहां पहले इमेज नहीं, पहले ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम ना u से लेते हैं, तो u इक्वल टू होगा v के। u पहले आता है भाई, पहले ऑब्जेक्ट बनता है फिर इमेज बनता है, ऐसे ही पहले u आता है फिर v आता है, तो u ऑब्जेक्ट हो जाएगा, v इमेज हो जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हो। तो u को हम दिखाते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, v दिखाते हैं इमेज डिस्टेंस, और ये दोनों इसमें इक्वल होगा। इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल, नोट कर लीजिए। चलो, तो अब हम लोग आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। हेडिंग डालो स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, देखो तो स्फेरिकल मिरर हम उस मिरर को कहेंगे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, कर्व्ड हो, ठीक है ना। नहीं पूछेगा एग्जाम में ये, फिर भी चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इफ द रिफ्लेक्टिंग, बोर्ड में नहीं पूछता, स्कूल के एग्जाम्स में पूछता है यूट्यूब वगैरह में। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, if the reflecting surface of the mirror is curved, then it is called spherical mirror, spherical mirror, it is called spherical mirror, तो उसे हम spherical mirror कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अब इसको समझना क्या जरूरी है, यहां पे ध्यान से देखो, हमने एक स्फीयर लिया ऐसे, एक दूसरा स्फीयर में यहां पे लेता हूं, ठीक है, ये दो मैंने स्फीयर लिया। अब इस स्फीयर में मैं क्या करूं कि इतने पार्ट को इसमें से मैं काट लेता हूं। देखो पहले ये सुनो, पहले इससे पहले ये सुनो, क्या इस स्फीयर का ये सेंटर होगा? भाई सेंटर तो होगा ही होगा, और इसका ये सेंटर होगा ना। अब मैंने क्या किया, इस स्फीयर में से इतना पार्ट जो है ना काट लिया, यहां से इतना ऐसे, और इस स्फीयर से इतना पार्ट काट लिया मैंने। ये साइन कन्वेंशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनो। साइन कन्वेंशन का स्पेशल कोई रूल नहीं होता, जैसे स्कूल में कुछ बताते हैं ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस समझने वाली बात है, तो ध्यान से समझना इसको। देखो अब हमने क्या किया, एक हमने यहां से स्फीयर सेंटर से होते हुए एक लाइन ऐसे डाल दिया, ठीक है ना, बस अपने मन की शांति के लिए, समझने के लिए। तो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, तो ये C से हम सेंटर को दिखाते हैं, ये C हो गया और ये भी C हो गया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम कहते हैं। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, इस पॉइंट को जहां पे ये यहां पे मीट कर रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल, P से पोल, यहां पे P फॉर पोल। क्लियर हो गया? अच्छा एक बात बताओ, क्या जो डिस्टेंस सेंटर से लेके पोल तक यहां तक होता है, मतलब एक सर्कल में सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो कोई ज्यादा कोई स्पेशल चीज तो है नहीं, ये भी यहां भी वही कहते हैं, रेडियस कहते हैं। बस यहां पे क्या देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर।
इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये इस कर्वेचर का है, मतलब इस पूरे कर्व का छोटा सा पार्ट कर्वेचर। जैसे मिनिएचर मतलब छोटा, तो कर्वेचर मतलब ये छोटा जो पार्ट है उसका ये सेंटर है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये पोल ऑफ द कर्वेचर है। तो पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या यहां आपको कोई समझने में कोई दिक्कत हुई क्या? कुछ भी नहीं? तो हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस पार्ट को ऐसे काट देता हूं। इस पार्ट को मैंने ऐसे दिखा दिया कि मतलब ये पार्ट यहां पे एक्चुअली नहीं है, आपको समझाने के लिए कि ये पार्ट नहीं है। तो जो पार्ट नहीं है इसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो मिरर ऐसे ही बनता है, इस पार्ट को यहां से काट दिया तो क्या बन गया, ये मिरर बन गया, ठीक है। इसी को हम कहते हैं दिस वन इज कॉल्ड, यहां पे क्या किया, इधर वाले सरफेस को मैंने इसके इधर वाले सरफेस को ऐसे ऐसे पेंट कर दिया, नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दिया, और इसमें इधर वाले को नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दिया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को, चाहे अभी हम मिरर पढ़ रहे हैं, चाहे आगे हम लोग लेंस पढ़ेंगे, कुछ भी हो, मिरर हो, लेंस हो, हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को इस साइड रखेंगे, हमेशा इस साइड, लेफ्ट साइड में। हमेशा हम मिरर हो चाहे लेंस हो कुछ भी हो, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा उसके फ्रंट में रखेंगे, पीछे कभी नहीं रखेंगे, सीधा फ्रंट में। और हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि लाइट इधर से आ रही है, लाइट हमेशा किधर से आ रही है, इधर से, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को भी उधर ही रखा है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रख लो। इससे फायदा क्या होगा कि आपको साइन कन्वेंशन के रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, यहां पे जो है ना, ऐसे देखो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर ऐसे। तो क्या ये देखो, तो इस लाइन को देखो तो ऐसे बन गया ना। ये क्या तुम्हारा कार्टेशियन सिस्टम नहीं है? कार्टेशियन सिस्टम, इधर की तरफ प्लस एक्स एक्सिस, इधर की तरफ माइनस एक्स एक्सिस, इधर की तरफ प्लस वाई एक्सिस, इधर की तरफ माइनस वाई एक्सिस। इसमें आ जाओ, ऊपर की तरफ प्लस वाई एक्सिस, इधर की तरफ प्लस एक्स एक्सिस, यहां माइनस वाई एक्सिस, और इधर माइनस एक्स एक्सिस। तो जो माइनस की तरफ होगा वो वैल्यू माइनस होगा, जो प्लस की तरफ होगा वो वैल्यू प्लस होगा। बस ऐसे याद रखना है, कार्टेशियन सिस्टम में जैसा होता है वही हम लोग करेंगे। तो देखो, तो क्या इस वाले का ये कौन सा मिरर है? दिस इज ए कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये केव जैसा लग रहा है ना। इधर सामने से देखो, इस साइड से तो कैसा लग रहा है? केव जैसा घुसा हुआ, इसलिए कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव। और ये कैसा दिख रहा है? बाहर की तरफ निकला हुआ, इसीलिए इसको फिर कॉन्वेक्स बोल देंगे, कॉन्वेक्स। कॉनकेव यदि ये है तो ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या कॉनकेव मिरर में ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस। ये सी कैसा हो जाएगा? माइनस। लेकिन कॉन्वेक्स में ये किधर की तरफ है? प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस आर। ये कैसा हो जाएगा? प्लस सी। बताओ मुझे, इसमें कोई आपको कोई तकलीफ, कुछ भी डाउट लगा हो तो? कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है बस। और याद ये रखना है कि इधर से लाइट हमेशा इधर से आएगी, आपका ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, ठीक है ना। अब यहीं पे देख लो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहां पे ऐसे रखा हुआ, इसका यदि हम लेंस से डिस्टेंस लें, सॉरी मिरर से डिस्टेंस लें, मिरर से, ठीक है, तो ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं? यू। इसको यू कहते हैं। और ये किधर की तरफ है? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, तो माइनस यू होगा, माइनस यू। एक बात तो आप हमेशा ध्यान रख लो, ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, चाहे लेंस हो, चाहे कॉनकेव हो मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेते हैं, हमेशा माइनस होता है, वो प्लस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस वाले में देखो, इस वाले में भी ऐसा है, u माइनस एक्सिस की तरफ है, u जो है वो आपका माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, ऐसे देखो यहां से, और r प्लस है, c प्लस है। अब आ जाओ सेंटर ऑफ फोकस और फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट, इसको हम कहते हैं फोकस। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। ऐसे इसमें कहां पे आ जाएगा? देखो, P और C के बीच में यहां पे होता है फोकस।
और पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? फोकल लेंथ। तो अब बताओ, क्या यहां पे फोकस नेगेटिव नहीं है? फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और इधर फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, फोकस भी पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। क्या ये अभी तक समझ में आया आप लोगों को? बताओ मुझे। आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव, उसी में बच्चों का रॉन्ग होता है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं। तो इस चीज को यदि आप समझ के बैठोगे तो वो रॉन्ग नहीं होगा। फिर आपको बस अपना कार्टेशियन सिस्टम लेके चलना है कि यार कार्टेशियन सिस्टम में किधर माइनस किधर प्लस लेते हैं। चलो नोट कर लो। फिर देखो, इसमें से ना कुछ डेफिनेशन है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस डेफिनेशन को हम लोग अभी लिखेंगे। ठीक है, मेनली इंपॉर्टेंट है एक एपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये दिस इज आर, इसके बीच का रिलेशन। तो हम एक एक डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं यहां पे। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखो, हेडिंग दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो, तो हम क्या देखेंगे, लिखेंगे कि भाई जो एक मिरर बना देंगे ऐसे डेफिनेशन के लिए, एक हम लोग इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे, इमेज जरूर बनाना है, ठीक है ना, फोटो नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है, जो हमारा एक बड़ा सा स्फीयर था, है ना, बड़ा सा स्फीयर, उसका ये सेंटर, ये क्या, स्फीयर जो है वो छोटा सा पार्ट है हमारा मिरर, और उसका सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द सेंटर of that sphere, that imaginary sphere of which, जिसका, of which mirror is small part, जिसका मिरर क्या है, स्मॉल पार्ट। बस इतना लिखना है हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल वाले पूछ लें लेकिन बोर्ड नहीं पूछेगा ये। अब दूसरा आ जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आ जाओ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसमें लिखो क्या, सेम वही चीज, क्या, it is the radius, same way, it is the radius of that imaginary sphere of which mirror is small part। ठीक है ना, it is the radius of that imaginary sphere of which mirror is small part। ठीक है ना, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। सो इमेज क्या बना देंगे, ऐसा ही बना देंगे, और यहां से यहां तक ऐसे दिखा देंगे, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, डायग्राम जरूर बनाना है। मान लो ओनली रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछेगा तो आप ये वाला डायग्राम बना दोगे जो अभी बनाया मैंने, और यहां दिखा दोगे यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। नाउ यदि पूछ ले व्हाट इज पोल, वैसे बोर्ड नहीं पूछेगा, मैं अभी बता रहा हूं, बोर्ड जो पूछेगा उसमें मैं आपको बोल दूंगा कि बोर्ड पूछेगा। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू इट। ये क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग surface and principal axis
पास थ्रू इट, passes through it, यहां से प्रिंसिपल एक्सेस गुजरता है, बस। ठीक है, अब जो मैं लिख रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? एपर्चर। बोर्ड ये पूछता है, बहुत बार बोर्ड ने इसे पूछा है, एपर्चर, व्हाट इज द एपर्चर ऑफ द मिरर, व्हाट इज द एपर्चर ऑफ द मिरर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना जो भी करना हो। ठीक है, अब एपर्चर क्या है? देखो इमेज क्या बनाओगे, इमेज तो सेम यही बनाओगे, ठीक है ना। उसमें ये जो पार्ट है आपका, देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है ना, मान लो इसको m कह दें, इसको n कह दें, सो दिस इज द एपर्चर। तो एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये जो है हमारा, दिस वन इज द एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस सरफेस का जो डायमीटर होगा दैट इज कॉल्ड एपर्चर, ये लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहां लिखते हैं, डायग्राम आप ये वाला बना लोगे, उसमें ये एपर्चर दिखा दोगे, दिख गया ना आपको, m to n। अब इसका डेफिनेशन लिखो, क्या लिखोगे? इट इज द डायमीटर ऑफ, इट इज द डायमीटर ऑफ एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, उसका है ना। हियर इट इज mn, mn इज एपर्चर, एपर्चर। पहले यहां पे डायग्राम बना देना, दिस इज m एंड दिस इज n। यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा देना, पोल दिखा देना, दिस इज रेडियस दिखा देना, ऐसे दिखा देना, ये सब चीजें। सो mn इज एपर्चर, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, एपर्चर किसे कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ये भी करके दिखा देना, और ये कॉन्वेक्स का भी इमेज बना देना, यदि पूछे बोर्ड में तो कॉन्वेक्स वाला भी बना देना ऐसे। दिस इज m n, दिस इज द एपर्चर। सर mn क्या है? यही mn तो एपर्चर है। दिस m से, मैंने क्या कहा, ये m, ये यहाँ के पॉइंट का मैंने नाम दे दिया m, और यहाँ के पॉइंट का नाम दे दिया n, और ये जो बीच का जो डायमीटर आया ना, दिस mn, ये जो लेंथ आया जो मैंने ड्रॉ किया है, दैट इज द एपर्चर। ठीक है, क्लियर हुआ? हेयर लगा दो, क्योंकि आप यहाँ पे mn दिखा रहे हो ना डायग्राम में कि एपर्चर है, तो ये m से n तक का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज द एपर्चर। आप ढंग से बनाना, ऐसे ऐसे मत बना देना जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना इमेज, ऐसे साफ सा अच्छा सा ऐसे बनाना। तो बस मैंने यहाँ जल्दी जल्दी आपके लिए बना दिया। डायग्राम जरूर बनाना, बिना डायग्राम के नंबर नहीं मिलेगा। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड ऑल्सो, क्या? फोकस, और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो आप दोनों डायग्राम यहां पे बना के दिखाओगे, कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी। ठीक है, तो हम बना लेते हैं पहले।
इसको नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दिया, इधर इस साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस बना देता हूं मैं। तो ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखना ये हो गया प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इसको यहां से जो है इमेजिनरी लाइन पे ऐसे दिखाते हैं ना, कट करके, तो ऐसे कट करके दिखा दो। इस वाले में भी ठीक है। अब होता क्या है, अब देखो जब लाइट रेज पैरेलल जो है कहीं से आएगी, पैरेलल, तो लाइट रे आई ऐसे पैरेलल है ना, और जहां से ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सेस को कट करेगी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। लाइट इधर से आई, यहां से चली गई, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। ठीक है, ऐसे इसमें दिखा दोगे कि लाइट रेज यहां से आई ऐसे, और इसमें तो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, ऐसे लाइट आई और ऐसे डाइवर्ज हो गई, लेकिन ये किधर की तरफ हम इसको ऐसे बनाएंगे, इधर की तरफ, यहाँ पे। सो दिस इज द फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा दूर कर दो, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। और यहाँ पे थोड़ा ना इसको डस्ट लाइन से दिखाना, क्योंकि हम लोग पीछे ले गए ना, इसको अपीयर करवाया कि वो यहाँ पे मीट हो रहा है, जबकि एक्चुअल में क्या हुआ था, लाइट वो यहाँ से ऐसे आया था और ऐसे चला गया था, ऐसे आया था और ऐसे डाइवर्ज हो गया था। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है कि जब लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम बनाने के बाद इसका हम लोग फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। डायग्राम बनाओ जल्दी से, फिर इसका लिखते हैं डेफिनेशन। देखो अब इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं फोकस का, तो लिखेंगे when light rays coming parallel to the principal axis when light rays coming parallel to the principal axis after reflection they cut principal axis. When light rays coming parallel to the principal axis after reflection they cut the principal axis at a point. That point is called principal focus. क्या लिखा मैंने, when light rays coming parallel to the principal axis after reflection they cut, यहां पे एक पॉइंट और लिख देना, और appears to cut, और जैसे इस वाले में appears to cut था ना, appears to cut the principal axis at a point and that point is called principal focus. उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब सुनो यहां पे ध्यान से, देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि यदि मैं यहां पे 2 मिनट के लिए एक वो बना लूं कार्टेशियन सिस्टम, तो इसका एफ कैसा होगा, नेगेटिव, इधर की तरफ है सेम साइड, और इसका एफ पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, तो इसका एफ कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर कॉनकेव मिरर एफ इज रियल होगा, और
तो हमने लिखा फॉर कॉनकेव मिरर एफ इज रियल एंड कैसा होगा, नेगेटिव, है ना, रियल है और नेगेटिव है। और कॉन्वेक्स के लिए कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ इज वर्चुअल, है ना, वर्चुअल, देख रहे हो अपोजिट साइड में बन रहा है, लाइट के, लाइट इधर से आ रही है तो अपोजिट साइड में, तो एफ इज वर्चुअल, वर्चुअल एंड कैसा होगा, यहां पे एफ नेगेटिव होगा, ऐसे फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, एफ नेगेटिव होगा, और यहां पे ये पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है। देखो ना आप इधर की तरफ, आप जब कार्टेशियन सिस्टम लेते हो तो इधर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस लेते हो, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, नोट कर लीजिए इसको। बहुत एग्जाम है, एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए भी। यहां पे यस सर, for concave mirror f is real and negative, for convex mirror f is virtual and positive। इसका मीनिंग ये है कि जो f यहां पे देखो, ये जो फोकस पॉइंट है इस वाले में, ये किधर की तरफ है, क्या ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसकी जो वैल्यू है कैसा आएगा, यहां पे नेगेटिव। और इस वाले में देखो, यदि तुम इसको ऐसे, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ना, यदि इसको ऐसे मान लो कि कार्टेशियन सिस्टम है तो ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू प्लस है। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब इसका वैल्यू, इधर इसका पॉजिटिव वैल्यू होगा, इधर इसका नेगेटिव वैल्यू होगा। क्या क्लियर हुआ? मतलब यहां पे यदि हम मानेंगे कि भाई फोकस जो है वो -20 सेंटीमीटर के दूर पे है, -20, और यहां पे मानेंगे कि +20, ये है बात। चलो, तो अब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले रे डायग्राम बनाने के लिए हम कुछ रूल्स देखेंगे। तो हेडिंग दो, रूल्स फॉर फॉर्मिंग रे डायग्राम। रूल्स फॉर फॉर्मिंग रे डायग्राम। तो रूल क्या है, देखो पहले ध्यान से समझो। फर्स्ट रूल क्या है कि यदि आपका ये मिरर है, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से। ये फोकस है, यहां से पास करेगी, फोकस से हमेशा, ठीक है, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है, तो सेकेंड रूल हमारा कहता है इसी का अपोजिट, कि यदि ये फोकस है और लाइट ऐसा तुम्हें लगे कि फोकस से आ रही हो, ऐसे फोकस से आ रही है, ऐसे लाइट फोकस से आ रही हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। नोट करो इस फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को। देखो अब सेकंड रूल लिखो, रूल थर्ड, सॉरी। जैसे हमने बनाया, ये मिरर बना लिया, अब हमने क्या किया, ये बना लिया प्रिंसिपल फोकस। देखो, तो यदि हमने इसको प्रिंसिपल फोकस बना लिया, तो अब हमने क्या किया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लाइट रे को लिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे आ रही थी, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, तो ये वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाती है। और बोर्ड में ना ये एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वापस उसी पाथ पे क्यों चली जाती है।
ये क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, ठीक है ना, कि वाई इफ अ लाइट कम्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट बाउंसेस बैक ऑन द सेम पाथ, वाई दिस हैपेंस। तो एक बात देखो, सुनो, एक तो ये रूल तो हो ही गया कि भाई यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो इसी पाथ पे चली जाएगी वापस। अब क्यों का रीजन सुनो, देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, जहां पे ये कट कर रहा है यहां पे कर्वेचर को, ठीक है ना, अपने मिरर को, वहां पे हम क्या करते हैं, एक वो बना लेते हैं। देखो सब एक्चुअल में जो तुम्हारा जो ये मिरर है वो तो एक स्फीयर का पार्ट है ना, ऐसे स्फीयर का पार्ट है ऐसे। तो यदि ये स्फीयर का पार्ट है और मैं क्या करूं, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूं, टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लूं, तो टेंजेंट और ये सेंटर, तो बताओ ये सेंटर से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, बोलो भाई। सर्कल में सेंटर से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस, रेडियस कहते हैं। तो टेंजेंट के ऊपर जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है। तो इसका मतलब क्या कि यदि मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैंने, यदि ये लाइन ड्रॉ किया है सेंटर से लेके कहां तक, मिरर तक, तो एक्चुअली में ये क्या है, नॉर्मल ऑफ द मिरर। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये मिरर का नॉर्मल होता है, और नॉर्मल से जो लाइट आती है वो उसी पाथ पे वापस चली जाती है। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस केस में दोनों 0 होगा, समझे। तो यहां भी तो वही है कि ये सेंटर से जो ये यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए जब लाइट जब लाइट रेज नॉर्मल के थ्रू आएगी तो वो नॉर्मल के थ्रू ही बाउंस बैक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0 डिग्री। अब मुझे बताओ कि ये बात आपको पूरी तरह से 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तेजस। तो यदि क्लियर हो गया तो अब इस पॉइंट को यहां पे लिख लो, क्योंकि एग्जाम में आता है। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि लाइन ड्रॉन, लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू मिरर is actually radius and it is normal to the surface, So if light comes from normal, it bounces back on the same path. It bounces back on same path. क्यों? क्योंकि एंगल I इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 0, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे यदि इसने क्वेश्चन, ये डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, पूरा जैसा मैंने बनाया सेम ऐसा ही, और वहां पे ये चीज लिख देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा कि वाई लाइट कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर गोज बैक ऑन द सेम पाथ। लिख लीजिए। देखो अब एक लास्ट रूल रह गया, फिर हम लोग रे डायग्राम करेंगे। तो फोर्थ रूल क्या कहता है, इसको हम बना लेते हैं यहां पे। तो फोर्थ रूल कहता है हमारा ऑब्लिक, इसको हम कहते हैं ऑब्लिक रिफ्लेक्शन। वो क्या कहता है कि यदि हमारा ये मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यदि लाइट ऑब्लिकली यहां पे इंसिडेंट हो, ऑब्लिकली मतलब ऐसे, ठीक है ना, तो अभी यहां पे ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर की तरह, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आई। तो ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा,
एंगल आर से रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, एंगल आर से। तो एंगल आई और एंगल आर कैसा होगा, हमेशा सेम। यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो देखो हमने 4 रूल पढ़ा। फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा कि यदि लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस पे कट करेगी। सेकंड रूल पढ़ा, यदि फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड हमने पढ़ा, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आती है तो उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी, सेम पाथ पे। फोर्थ, ऑब्लिक रिफ्लेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि यदि आई एंगल से आएगी तो आर एंगल से रिफ्लेक्ट चली जाएगी, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो इतना नोट करो, इसको नोट करो। तो रे डायग्राम जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अभी तक इतना आप जो है इसको नोट प्रॉपरली बनाओ। देखो फिर से मैं ये कहूंगा, एक तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, टू बी कंटिन्यूड। और दूसरा कि नोट्स बहुत प्रॉपरली बनाओ, एकदम सुंदर सा, जैसे कलर पेन रखो अपने पास, हेडिंग कलर से दो, पूरा ढंग से सुंदर सा नोट बनाओ। जितना अच्छा नोट्स बनेगा उतना ही अच्छा मजा आएगा रिवीजन करने में, और उतना अच्छा ही आपके नंबर आएंगे। सेकंड, रात को सोने से पहले 20 से 15 मिनट रिवीजन डेली, और संडे को पूरा, ठीक है ना। रटना नहीं है, बस आप गो थ्रू होते जाओ, आपको अपने आप याद होता जाएगा, ठीक है ना। और हमारा क्या एम है कि सितंबर तक हम लोग अपना पूरा, अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे कोर्स, और उसके बाद टेस्ट डिस्कशन एनालिसिस, टेस्ट डिस्कशन एनालिसिस। तो जो हमारा एम है 80 आउट ऑफ 80 बोर्ड में, वो 100% आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स में शेयर करो, ठीक है ना। शेयर नहीं करते तुम लोग और ना सब्सक्राइब करते हो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।